नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो तैयारी कैसी चल रही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि तैयारी हमारी ठीक चल रही है। और मैं लगातार तैयारी से जुड़ा हुआ। 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर, 365 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर आप एमसीक्यू करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके सारी चीजें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी। और निराशा आएगी आपके जीवन में, लेकिन इसी निराशा से उभरना है। जब तक आप इस निराशा से उभर कर बाहर नहीं आएंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। तो इसी निराशा को छोड़िए और लग जाइए तैयारी में। हमारे साथ में एक क्लास आप डेली देखिए 9:30 बजे। आप ओतप्रोत रहेंगे और साथ ही साथ क्या है कि आगामी परीक्षा को फोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। आप ये मानकर चलो कि आप आगामी परीक्षा निकाल ले जाएंगे अगर आपने ये क्लासेस देख ली। क्योंकि ये क्लासेस केवल और केवल इकोनॉमिक्स से नहीं संबंधित नहीं है, ये वास्तव में आपके मनोबल को बढ़ाने वाली क्लासेस भी हैं। 365 दिन आप लगातार तैयारी में रहेंगे, कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी देख लो। लेकिन एक बात याद रखना, आज का काम कल में डाला आपने, कल देख लेंगे दोनों वीडियो, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसका मतलब है आप सिंसियर नहीं हो पढ़ने में। आप सिंसियर नहीं हो पढ़ने में। अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंसियर नहीं हो। लगातार करिए, किसी भी तरीके से करिए। आधे घंटे का समय आपको खाना खाते समय मिलेगा, आप कानों में ढक्कन लगाइए और खाना खाते समय इस बात को देख लीजिए, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो तैयारी करिए। और हाँ, एक खुशखबरी और दे दें, उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि जिनका यूपी में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है, वो उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं आजकल। वैकेंसी कम आती है, वो अलग बात है, लेकिन उत्तराखंड के स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आते हैं और लोग अपनी आजीविका का साधन वही पर्यटक को बनाते हैं। इसलिए पीसीएस वगैरह की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम रहता है। इसीलिए बाहर के लोग जाकर वहाँ नौकरी करते हैं। भर दीजिएगा, कंपटीशन कम होगा। लोकल लोगों से कंपटीशन तो कम होगा ही 100%। अगर आप भर देते हैं तो 100% वहाँ पर सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आया है आज 7 तारीख को आ गया है, मतलब 7 तारीख को आया है। तो फिर जाहिर सी बात है कि इसको आप भरिए। और बहुत कम फीस है, जाकर हरिद्वार वगैरह में एक तरह से नौकरी करिए बढ़िया तरीके से। अच्छी नौकरी है, शांति वाली नौकरी है और सेफ नौकरी के रूप में मानी जाती है उत्तराखंड सरकार की नौकरी। ठीक है, तो वहां का पीसीएस का फॉर्म आया, भरिएगा उसको। आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है? लाफर कर्व। लेकिन लाफर कर्व होता क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे यहां पर, क्या उसका एक एमसीक्यू लेकर चलेंगे। जो सबसे पहले मैं पूछता हूं आपसे कि अगर आपको एमसीक्यू की जानकारी है इस कॉन्सेप्ट की, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर लाफर कर्व वक्र की बात कर लेंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। लाफर वक्र को हम लोग एक तरह से समझ लेंगे यहां पर चीजें। प्रश्न है, लाफर वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह कर की दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, पहला। दूसरा, यह सिद्धांत मानता है कि कर की दर में वृद्धि हमेशा कर राजस्व में वृद्धि की ओर ले जाती है। तीसरा है, यह वक्र यह इंगित करता है कि इष्टतम कर दर होती है जिस पर सरकार अधिकतम कर राजस्व एकत्रित करती है। चौथा है, देखें, यदि कर की दर बहुत कम है तो कर राजस्व भी कम होगा। ठीक। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 2 4 और 1 2 3 4। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, देखिए कौन सा सही है। फटाफट एक तरह से क्वेश्चन को देखकर बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा इसके ऑप्शन का सही रूप से मूल्यांकन होगा। अब चलते हैं हम, लाफर वक्र है क्यों। देखो, 2019 में जीएसटी में एक परिवर्तन किया गया था, तब इस कर के लाफर वक्र की चर्चा हुई। कर की दर जीएसटी की गिराई गई थी। तब सरकार की आलोचना होने लगी कि भाई कर की दर गिरा रहे हो तो इससे तो राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा, सरकार को कम आमदनी होगी,
सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस तरह से बहुत सी बातें सरकार के लिए कही गई थी। तब ये चर्चा में आ गया लाफर बक्र, और बहुत से टीवी चैनलों ने इसको डिस्कशन करके बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में अर्थव्यवस्था में कर की दर और टैक्स कलेक्शन अर्थात राजस्व के मध्य में एक संबंध होता है। उसी संबंध को दर्शाने वाला ये वक्र है जिसको हम कहते हैं क्या, लाफर वक्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे लाफर वक्र जो है ये किसके द्वारा यहां पर दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था लाफर वक्र? तो लाफर वक्र 1974 में आर्थर लाफर के द्वारा दिया गया था, और ये वक्र बताता है कि कर की दर और सरकार के द्वारा एकत्रित राजस्व के बीच में एक अंतर संबंध होता है। समझिएगा, कर की टैक्स की दर और सरकार के द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच में एक अंतर संबंध होता है। कहते हैं कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ाई जाती है, जैसे जैसे कर की दर बढ़ाई जाती है, राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। समझिएगा, कर की दर बढ़ाई जाती है, राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन कर की दर इष्टतम स्तर पर पहुंचने के बाद में राजस्व में अगर कर की दर फिर बढ़ाई जाती है, इष्टतम स्तर पर पहुंचने के बाद अगर कर की दर फिर बढ़ाई जाती है तो राजस्व में कमी होना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात राजस्व कम होना शुरू हो जाता है। इसी को कहा जाता है लाफर वक्र। अब इस स्ट्रक्चर से आप एक तरह से रिप्रेजेंट करके चीजों को समझिएगा। इस तरह से ये कर राजस्व के संदर्भ में एक ग्राफ बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, और ये ग्राफ वास्तव में इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ क्या है, इसी बात को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है एक, ये है, ठीक है, ये कर राजस्व है, ठीक, ये कर की दर है, कर की दर है, और ये कहता है क्या कि कर की दर अगर बढ़ाई गई, ये बढ़ाई गई, एक सीमा तक बढ़ाई गई यहां तक, तो कर राजस्व में अधिकतम प्राप्ति हो रही। कर राजस्व क्या मिल रहा है, अधिकतम मिल रहा है हमको, मैक्सिमम कर राजस्व की वसूली हो गई। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ाई जाती है कर राजस्व, कर की दर, ठीक है, कर की दर एक तरह से क्या है कि अगर इससे ज्यादा बढ़ाई जाती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि राजस्व में कमी आना शुरू हो जाती है। मतलब एक तरह से 10% है, 20% है, 30% है, ये 10% मान लो, 20% मान लो, 30% मान लो, 40% मान लो। अगर कर की दर 40% कर दी गई तो कर की दर अगर बढ़ाई गई तो कर की दर बढ़ाने पर राजस्व अधिकतम प्राप्त हुआ 30% पर, लेकिन अगर 30 से 40 की जाएगी तो कर की दरों में राजस्व में कमी आने शुरू हो जाएगी, अर्थात राजस्व यहां तक मैक्सिमम प्राप्त होगा, नहीं तो फिर क्या होगी, कमी आना शुरू हो जाएगी राजस्व में। इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। अब इस तरह से समझ लीजिएगा, ये बना हुआ है यहां पर, कर की दर इष्टतम है, इष्टतम कर की दर है ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50, इस तरह से ये 100% तक दिया हुआ है। और राजस्व में भी क्या है, इष्टतम स्तर को दर्शाया गया, और राजस्व में भी इष्टतम स्तर को दर्शाया गया। तो कर की दर अगर बढ़ी तो इस प्रारंभ में तो बढ़ रही है कर की दर, देखिए बढ़ रही है कर की दर, तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। आप धीरे धीरे एक तरह से यहां से राजस्व बढ़ता जा रहा है, तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन जैसे ही कर की दर बढ़ाई जा रही है, अब इसके बाद कर की दर बढ़ाई जा रही है, तो राजस्व में क्या आने लगा है, कमी आना शुरू हो गई है राजस्व में। तो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्थर लाफर, कि सरकार के द्वारा जो एकत्रित कर राजस्व है और कर की दर के बीच में एक अंतर संबंध है। इस अंतर संबंध के आधार पर आप चीजों को समझ सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। और फिर यही वक्र एक तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। कहते हैं क्या कि अगर कर की दर शून्य है तो कोई राजस्व भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर की दर शून्य है। कर की दर अगर शून्य होती है तो हमें कोई राजस्व नहीं मिलेगा। ये टैक्सेशन 0 से शुरू है और ये 100% है कर की दर। कर की दर शून्य है तो राजस्व भी क्या है, शून्य है। राजस्व भी शून्य होगा और कर की दर भी शून्य होगी। कर की दर भी क्या होगी कि शून्य होगी और राजस्व भी शून्य होगा यहां पर।
ठीक। लेकिन अगर कर की दर 100% हो जाती है, 100%, तो राजस्व भी 0 हो जाएगा। कर की दर 0% है तो राजस्व भी 0% है, राजस्व भी 0 है। और अगर कर की दर 100% हो जाती है तो भी राजस्व 0 हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर काम ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे अरे यार हमको क्या करना है, सारा कमाई हम सरकार को ही जब दे देंगे तो हमको करने की जरूरत क्या है। जब 100% टैक्स, मतलब मैं जो भी कमाऊंगा पूरा पूरा टैक्स में चला जाएगा। अब पूरा पूरा टैक्स में चला जाएगा तो फिर ऐसी कंडीशंस में हम कमाने के लिए प्रेरित क्यों रहेंगे, आप खुद ही बताइए। मैं तो कभी नहीं रहूंगा प्रेरित कि भैया एक तरह से क्या है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इसीलिए अब मैं एक तरह से कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है क्या कि कर राजस्व की दर क्या होगी, जब इष्टतम वो कहलाएगी जब हमारा एक तरह से कर राजस्व वहां पर हमको मैक्सिमम मिल रहा हो। तो इष्टतम दर पर कर राजस्व हमें मैक्सिमम मिलता है, इस बात को समझना होगा अर्थव्यवस्था में। और इसी अंतर संबंध से कारण से राजस्व के प्रभाव को हम आकलन कर सकते हैं कि कर की दर हमारी इष्टतम कब होती है, जब हमें कर का राजस्व अधिकतम मिलना शुरू होता है। अगर हम उससे कर की दर बढ़ाएंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। फिर इन्होंने एक तरह से इसी तरह से समझाया और समझाकर ये ग्राफ के स्ट्रक्चर में बताया, और ग्राफ के स्ट्रक्चर में बताया है तो कहते हैं बिंदु ए पर जब 0% है कर की दर, ये है ए बिंदु, तो कर की दर 0% होती है तो कोई राजस्व नहीं मिलता है क्योंकि कोई कर नहीं लिया जाता है, 0% टैक्स है। बी बिंदु पर निम्न कर है, जैसे ही कर की दर बढ़ती है राजस्व बढ़ती है क्योंकि लोग अभी भी काम करते हैं और कर चुकाते हैं। सी बिंदु पर इष्टतम कर की दर है, यहां पर बिंदु है निम्न कर की दर है जहां राजस्व इष्टतम, सी बिंदु पर इष्टतम कर की दर है जहां वह बिंदु है जहां राजस्व अधिकतम होता है और इस बिंदु पर कर दर और आर्थिक गतिविधियों का संतुलन होता है। बिंदु डी उच्च कर दर है, ठीक है, बिंदु डी पर उच्च कर दर है, यह है बिंदु डी, ठीक है। और बढ़ने पर लोग काम करने, निवेश करने और आय घोषित करने से बचते हैं, इसलिए कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम कम होती है, राजस्व घटने लगता है। और ई बिंदु पर 100% पर कर की दर 100% हो जाती है और लोग आय अर्जित करने से पूरी तरह से बचते हैं और राजस्व शून्य हो जाता है। यह स्ट्रक्चर में बाकायदा इनके द्वारा समझाया गया, ठीक है। अब इससे एक तरह से क्या होता है, ये बात हमको थोड़ी सी समझनी होगी। वास्तव में सैद्धांतिक आधार पर दो तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। एक अंकगणितीय प्रभाव दिखाई देता है, इससे एक कैसा प्रभाव दिखता है, अंकगणितीय प्रभाव दिखता है, और दूसरा इकोनॉमिक इफेक्ट दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में। अंकगणितीय प्रभाव का मतलब है कर की दर बढ़ने पर प्रत्येक यूनिट आय पर अधिक कर वसूला जाता है, जिससे राजस्व बढ़ता है। कर की दर स्टार्टिंग में जब बढ़ता है तो हमारा प्रत्येक यूनिट एक तरह से क्या होता है कि आय पर अधिक कर वसूला जाता है, जिससे राजस्व बढ़ता है। यदि कर की दर 10% से 20% हो जाए तो प्रति 100 रुपए आय पर 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाता है। यह कहलाता है अंकगणितीय प्रभाव। तो लाफर वक्र से अंकगणितीय प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलना लगता है, फिर इकोनॉमिक प्रभाव दिखाई देता है, फिर इकोनॉमिक प्रभाव दिखाई देता है। पहले दिखाई देता है अंकगणितीय प्रभाव, लाफर वक्र से पहले दिखता है कौन सा प्रभाव, अंकगणितीय प्रभाव, फिर दिखता है इकोनॉमिक प्रभाव। क्या होता है, जब कर दरें अधिक आर्थिक गतिविधि जैसे काम, निवेश, उत्पादन को हतोत्साहित करती हैं, जिससे कर योग्य आय कम होती है, जिससे क्या होता है, कर योग्य आय अधिक होती है। यदि कर की दर बहुत अधिक हो तो लोग काम करेंगे, कर चोरी करेंगे या विदेश में निवेश करेंगे, जिससे कर आधार टैक्स स्ट्रक्चर सुधरता है। इस बात को रिप्रेजेंट। अब इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, कर कटौती की संभावना से क्या होगा, कर कटौती की संभावना से क्या होगा, यदि कर इष्टतम बिंदु से अधिक है, ठीक है, तो कर दर कम करने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, कर आधार बढ़ेगा और राजस्व बढ़ सकता है। अगर कर की दर इष्टतम बिंदु से उस तरफ जा रही है और अगर उच्चतम जा रही है तो ऐसी कंडीशंस में कर की दर करने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, कर आधार बढ़ेगा और राजस्व बढ़ सकता है। इसलिए कर की दर 2019 में कम करने की बात कही गई थी, 2019 में कम करने की बात की, और ऐसा किया गया।
कैसे किया गया यहां पर? रोनाल्ड रीगन के द्वारा अमेरिका और मार्चेट थैचर ने, ब्रिटेन ने 1980 के दशक में कर कटौती की नीतियां अपनाई जो लाफर वक्र से प्रेरित थी, याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा, आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलता है। कैसे? निम्न कर की दरें लोगों को अधिक काम करने और निवेश करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इस बात को याद रखना, कर चोरी और कर आधार भी एक तरह से यहां पर प्रभाव डालने लगता है। उच्च कर दरें एक तरह से चोरी करती हैं, काला धन पैदा करती हैं, पूंजी का पलायन करने को बढ़ावा देती हैं, जिससे कर आधार सिकुड़ता है। याद रखना, कर आधार सिकुड़ता है, ये कॉन्सेप्ट एक तरह से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और राजकोषीय नीति, सरकार को कर दरें निर्धारित करते समय आर्थिक व्यवहार और राजस्व के बीच संतुलन बनाना चाहिए। याद रखना, अगर लाफर वक्र से हम इष्टतम कर दर से इधर और उधर जाते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। कम करेंगे तो आधार बढ़ेगा, कर का आधार बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी। और अगर ज्यादा करते हैं तो टैक्स चोरी होगी, धन का पलायन होना शुरू हो जाएगा, टैक्स चोरी के साथ में एक तरह से ब्लैक मनी का भंडार होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में लाफर वक्र एक तरह से निकल कर आ जाता है अर्थव्यवस्था में। इसी बात को मूल्यांकन करने के भारत ने हाल के कर सुधार जैसे जीएसटी और कारपोरेट टैक्स की दरों में 2019 में 30 से 25% तक कटौती की। लाफर वक्र के सिद्धांत से प्रेरित है। निम्न कर दरों का उद्देश्य निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा है। प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट दरों के संतुलन करने की आवश्यकता की बात करते हुए यहां पर कर के आधार को बढ़ाया गया है। इसीलिए कर आधार का विस्तार करने की बात भी यहां पर क्या है, लाई गई है। 12 लाख रुपए तक एक तरह से कर आधार को बढ़ा दिया गया है, जिससे टैक्सेशन सिस्टम में बढ़ोतरी होते हुए दिखाएगी। क्योंकि लोग अपनी इनकम को शो करेंगे ना 12 लाख तक कि मैंने 12 लाख कमाया, और 12 लाख का आया तो भविष्य में क्या होगा कि सरकार 12 लाख से ज्यादा वालों तक भी पहुंच सकती है। अभी तो क्या है, आपने 8 लाख दिखा लिया, 6 लाख दिखा दिया, 4 लाख दिखा दिया। अब सरकार ये कह दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो लोग एक तरह से क्या करेंगे, अपनी इनकम को 12 लाख तक पहुंचाकर दिखाएंगे। पहले जो चोरी कर रहे थे वो दिखाएंगे, तो पता चलेगा कि लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोग अपनी इनकम को इस तरह से जनरेट कर रहे हैं। उच्च कर की दरों का प्रभाव भी एक तरह से क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में उच्च कर दरें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को और कर चोरी को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, जो लाफर वक्र के दाईं ओर के प्रभाव को दर्शा सकता है। इस बात को दिमाग में लेकर चलना है। कुछ एक तरह से क्या है कि इसकी सीमाएं भी हैं, आलोचना की गई है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है। इष्टतम कर दर का निर्धारण। अब वास्तव में इष्टतम कर दर का निर्धारण कैसे हो, यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इष्टतम कर दर का निर्धारण हो कैसे। हम कैसे माने कि इष्टतम कर दर ये विकास स्तर के बेस पर, आर्थिक संरचना के बेस पर कैसे हम उसका अनुपालन करें, यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी सीमा है। और दूसरा, वास्तविक साक्ष्य का अभाव है। ठीक है, यह कहता है कर राजस्व में बढ़ोतरी होगी, कर राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो कर राजस्व में जब बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कर राजस्व में बढ़ोतरी होगी, कर टैक्स स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो, तो कर राजस्व में क्या होनी चाहिए, राजकोषीय घाटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है, राजकोषीय घाटा कम नहीं, बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा तो बढ़ा है ना इस बार भी। तो ये वास्तव में क्या है कि सही ढंग से एक तरह से वास्तविक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असक्षम रहता। ठीक है, अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव भी एक तरह से देखने को मिल जाए। ठीक है, अल्पकालिक राजस्व में हो सकता है क्या, कमी हो सकता है। एक तरह से क्या है, विकासशील देश तो अल्पकालिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होकर करते हैं कि भैया हमको जल्दी रिजल्ट दिखाई दे। तो ऐसी कंडीशंस में ये चुनौती है। अन्य कारकों की भी एक तरह से क्या कर देता है, ये अनदेखी कर देता है। जैसे लाफर कर केवल कर की दरों पर केंद्रित है, अन्य कारक जैसे सरकारी व्यय, आर्थिक मंदी, वैश्विक व्यापार को ये क्या कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। ये भी एक चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है, कर चोरी और अनुपालन कराना बहुत कठिन है, बहुत सीमित तरीके से ही इसका अनुपालन कराया जा सकता है। ये एक चुनौती बनकर आता है।
ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हैं कि लाफर वक्र होता क्या। लाफर वक्र मैंने समझा दिया क्या होता है। लाफर वक्र में क्या होता है कि कर राजस्व, एक कर की दर और कर राजस्व के बीच में एक अंतर संबंध है। कर की दर अगर बढ़ती है तो कर राजस्व प्रारंभिक स्तर पर बढ़ता है, लेकिन एक इष्टतम स्तर के पहुंचने के बाद अगर कर की दर बढ़ाई जाती है तो राजस्व में कमी आती है। यही बताता है लाफर वक्र। अब उसका क्या प्रभाव होगा वो भी हमने समझा दिया, इसकी सीमाएं क्या हैं वो भी मैंने यहां पर समझा दिया है, ए टू जेड चीजों को समझा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इसके क्या। ठीक है, क्वेश्चन एक तरह से दिखा देते हैं कि क्या है इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। ठीक है, लाफर वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर हमको क्या करना है, विचार करना है कि कैसे एक तरह से ये कथन दिए गए हैं, उन पर हमको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, कर की दर, ठीक है, कर की दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह सिद्धांत मानता है कि कर की दर में वृद्धि हमेशा राजस्व में वृद्धि की ओर ले जाती है, हमेशा नहीं ले जाती। कर के दर में वृद्धि एक सीमा तक ले जाती है, यहां पर हमेशा नहीं, एक सीमा तक ले जाती है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया भाई। ठीक, यह वक्र इंगित करता है कि इष्टतम कर दर होती है जिस पर सरकार अधिकतम राजस्व एकत्रित करती है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला और तीसरा। यदि कर की दर बहुत कम है, बहुत कम का मतलब है कि लोएस्ट कंडीशन में है कर की दर, तो राजस्व में भी क्या होगी, कम रहेगा। यस, स्टार्टिंग में अगर कर की दर कम है तो राजस्व कम होगा, कर की दर एक सीमा तक बढ़ाई जाए तो राजस्व बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, 100%। तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1, 3 और 4, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा यहां। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर दूसरा देख लेते हैं कि क्या होगा। हमारा दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग एक तरह से समझ लेते हैं कि क्या इस तरह से ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, यह दर्शाता है, लाफर वक्र कर्व के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए लाफर वक्र से, आपको यह बताना है सही है या नहीं है, फटाफट एक तरह से बताना है। यह दर्शाता है कि कर दर, टैक्स रेट में वृद्धि के साथ कर राजस्व हमेशा बढ़ता है, हमेशा नहीं बढ़ता, एक सीमा तक, इष्टतम बिंदु पर। तो यह तो गलत हो गया भैया। यह इस विचार पर आधारित है कि अत्यधिक कर दरों से कर संग्रह कम हो सकता है। अत्यधिक कर दरों से कर संग्रह क्या हो सकता है, कम हो सकता है यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे लोगों में काम करने की प्रेरणा घट जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। लाफर वक्र यह दर्शाता है कि 0% से 100% कर की दर पर कर राजस्व शून्य होता है। यस, ठीक है, मैंने कहा ना, अधिकतम 0 पर शून्य हो जाएगा और 100% पर शून्य हो जाएगा। मैंने ये ग्राफ भी बताया था आपको, 0 पर शून्य और 100% पर। जी, ये 0% है, राजस्व 0 हो गया, और 100% पर भी राजस्व 0 हो जाएगा। दोनों बिल्कुल एक तरह से ठीक बात है। यह वक्र केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है और व्यवहारिक रूप से इसका कोई प्रायोगिक समर्थक नहीं है। समर्थक है व्यवहारिक रूप, समर्थक व्यवहारिक रूप से यह है कि कई देशों ने इसको अपनाया है। जैसे हमने कहा था ना, रोनाल्ड रीगन की टैक्स नीति 2019 में भारत इसी पर बेस्ड होकर किया। तो व्यवहारिक रूप से भी इसका प्रायोगिक समर्थक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। ये वाला एक तरह से आंशिक रूप से गलत है, सैद्धांतिक मॉडल है। ठीक है, यहां पर ये हम लोग एक तरह से मानकर चलते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक एक तरह से प्रायोगिक समर्थन भी है। इसको एक तरह से समर्थन मिला है, भारत ने इसको अपनाया है और उसमें कर राजस्व में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है,
केस स्टडी रोनाल्ड रेगन और लाफर बकर पर आधारित है। 1980 के दशक में अमेरिका में आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से जूझ रहा था। तब राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सप्लाई साइड चेन इकोनॉमिक्स को अपनाया था, जिसे आमतौर पर रेगन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, याद रखना। उसका प्रभाव ये किया था कि इनकम टैक्स में भारी कटौती की थी, 70% से घटाकर 50%, फिर 28% तक एक तरह से टैक्स स्लैब को लाए थे। कारपोरेट टैक्स में भी भारी कटौती की थी और लाफर बकर का उन्होंने प्रयोग कर दिया था। अत्यधिक कर दरों से सरकार को राजस्व घटता है, यदि टैक्स दरें कम की जाएं तो निवेश और बढ़ेगा और राजस्व बढ़ सकता है। इस धारणा पर उन्होंने रीगन साहब ने अपनी इकोनॉमी में अपनाया था और उसमें उन्हें सफलता मिली थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मिली थी। तो सैद्धांतिक पक्ष भी है, इस बात को आपको याद रखकर चलना है। उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया है, जिसमें क्या है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7 मई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मई 2025 और परीक्षा शुल्क इसमें रखा है 27 मई 2025 से एक तरह से रखा है जमा करने की, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि है 3 जून 2025 से 12 जून 2025 तक। तो याद रखेंगे, इस फॉर्म को भी आप लोगों को भरना है। ये नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल फिर क्लास एक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।